A very good day to everyone. This is Ankita Arora from Study Made Easy. Let us start with another topic of law, that is company incorporated outside India. Company incorporated outside India, also known as foreign company. फॉरेन कंपनी कहाँ दिया है? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 42. सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 42 बोलता है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, दैट इज़ फॉरेन कंपनी. अब यहाँ बोलते हैं कि exactly if I say, is it the synonym that if I say company incorporated outside India and foreign company are same? The answer will be totally wrong. Foreign company and company incorporated outside India are not totally same. सिर्फ उन्हीं कंपनीज़ पे कंपनी एक्ट लगेगा जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन फुलफ़िल करती हैं, और वो टर्म्स एंड कंडीशन फुलफ़िल करके ही कोई कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, कोई कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, वो फॉरेन कंपनी की कैटेगरी में आएगी. दैट मीन्स कंपनी इंडिया के बाहर जितनी भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, वी से कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. बट अगर उन कंपनी ने कुछ कंप्लाइंसेस कर लिए जो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 42 ने कहे हैं, तब वो जाके क्या बनती है? हमारे लिए फॉरेन कंपनी बन जाती है. तो सेक्शन 2 क्लॉज 42 बोलता है कि फॉरेन कंपनी का मतलब है कोई भी कंपनी, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट. और वाइड टर्म कंपनी के साथ बॉडी कॉर्पोरेट, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट एक कॉमन टर्म है जिसमें कंपनी, एओपी, बीओआई सारी चीज़ें कवर होती है. बस एलएलपी इसमें कवर नहीं होता है और कोऑपरेटिव सोसाइटी इसमें कवर नहीं होता है. तो कोई भी फॉरेन कंपनी, कोई भी कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुआ है, उसे फॉरेन कंपनी कहा जाएगा. जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है? जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है. अब ये प्लेस ऑफ बिजनेस खुद से बाय इटसेल्फ या थ्रू एन एजेंट, कोई एजेंट के थ्रू भी हो सकता है वो प्लेस ऑफ बिजनेस. वो प्लेस ऑफ बिजनेस बाय सेल्फ वो खुद ही क्या कर रहे हैं? कंडक्ट कर रहे हैं वो प्लेस. या फिर क्या है, ये जो एजेंट है या खुद से ये प्लेस ऑफ बिजनेस जो इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ है, फिजिकल मोड में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी हो सकता है. अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, फिजिकल मोड में भी क्या हो सकता है? प्लेस ऑफ बिजनेस आइदर थ्रू इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी हो सकता है. इलेक्ट्रॉनिक मोड का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब यह है कि भले ही यहाँ पे जो सर्वर है, मेन सर्वर है, वो मेन सर्वर इंडिया में इंस्टॉल हो या फिर वो मेन सर्वर आउटसाइड इंडिया इंस्टॉल हो, चाहे मेन सर्वर इन इंडिया इंस्टॉल हो या फिर मेन सर्वर आउटसाइड इंडिया इंस्टॉल हो, ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मोड ही कहलाता है. देयर आर मैनी अदर थिंग्स दैट आर इंक्लूडेड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड. इलेक्ट्रॉनिक मोड में कुछ और चीज़ें भी इंक्लूडेड, जैसे बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शन करना. बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शन, या डेटा इंटरचेंज, या डिजिटल सप्लाई ट्रांजैक्शन. डिजिटली सप्लाई करें तो डिजिटल सप्लाई ट्रांजैक्शन, डेटा इंटरचेंज, बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शंस, ये भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में आते हैं. ऑफर करना, टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट, ऑफरिंग टू एक्सेप्ट डिपॉजिट या फिर एक्सेप्ट करना डिपॉजिट. ऑफरिंग टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट या इनवाइट करना डिपॉजिट के लिए, या फिर डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए, या फिर सब्सक्रिप्शन इन सिक्योरिटी, इन्वाइट करना फॉर सब्सक्रिप्शन इन सिक्योरिटी, वेदर इन इंडिया और फ्रॉम सिटीज़न ऑफ इंडिया. इंडिया के सिटीज़न से सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटी ले रहे हो, डिपॉजिट ले रहे हो, या फिर इन इंडिया सिक्योरिटी डिपॉजिट या सिक्योरिटी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक मोड. तो अभी तक इलेक्ट्रॉनिक मोड में बिजनेस टू कंज्यूमर, डेटा इंटरचेंज, अदर डिजिटल सप्लाई ट्रांजैक्शन. देन इसके बाद ऑफरिंग टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट, और ऑफरिंग किस चीज़ के लिए? इनवाइटिंग द डिपॉजिट या फिर इनवाइटिंग फॉर द सब्सक्रिप्शंस इन सिक्योरिटी इन इंडिया और फ्रॉम अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, दोनों ही क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मोड. इसके अलावा क्या आता है? फाइनेंशियल सेटलमेंट करना, वेब बेस्ड मार्केटिंग करना, डेटा बेस्ड सर्विस देना, एडवाइजरी सर्विस देना, या ऑनलाइन किसी भी तरह की सर्विस, चाहे वो टेली मार्केटिंग, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीमीडिया, एजुकेशन रिलेटेड हो, एंड ऑल रिलेटेड डेटा कम्युनिकेशन सर्विस. और सारी की सारी डेटा कम्युनिकेशन वाली सर्विसेज, चाहे ईमेल के थ्रू हो, मोबाइल डिवाइस हो, सोशल मीडिया हो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, वॉइस या डेटा ट्रांसमिशन, अदरवाइज कैसे भी हो, सारी की सारी डेटा कम्युनिकेशन की सर्विस, ऑल रिलेटेड डेटा कम्युनिकेशन सर्विस,
चाहे ईमेल के थ्रू, मोबाइल डिवाइस के थ्रू, सोशल मीडिया, क्लाउड कंप्यूटिंग, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, वॉइस या डेटा ट्रांसमिशन अदरवाइज, ये सारी चीज़ें कहाँ कंडक्ट होती है? ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक मोड है। तो फॉरेन कंपनी मतलब कोई भी कंपनी, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया के बाहर है, लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस थ्रू इटसेल्फ और थ्रू एजेंट फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक मोड में कहाँ है? इंडिया में है। इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, डेटा इंटरचेंज, डिजिटल सप्लाई, इन्वाइटिंग फॉर द डिपॉजिट या सब्सक्रिप्शन, या फिर एक्सेप्ट करना डिपॉजिट या सब्सक्रिप्शन, या फिर कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन सर्विस, टेली मार्केट, टेली कम्युनिकेशन, टेली मीडिया वाली, फाइनेंशियल सेटलमेंट, वेब बेस्ड मार्केट वाली सर्विस, या और कोई भी डेटा ऑल रिलेटेड डेटा कम्युनिकेशन सर्विस, चाहे मोबाइल से हो, ईमेल से हो, सोशल मीडिया, क्लाउड, डॉक्यूमेंट, वॉइस, डेटा ट्रांसमिशन, किसी भी वे में हो, दैट इज़ व्हाट फॉरेन कंपनी। इसके अलावा फॉरेन कंपनी में कहा है कि कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी, अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी भी ये इंडिया में कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी भी कोई कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुआ है, अगर उसने बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में कंडक्ट की है किसी भी मैनर में, एनी अदर मैनर, इसके अलावा फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक के अलावा कोई और भी जो मैनर है, अगर बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में कंडक्ट हो रही है, दैट इज़ ऑल्सो अ फॉरेन कंपनी। इनफैक्ट शेयर ट्रांसफ़र का ऑफिस, शेयर ट्रांसफ़र यूनिट या फिर ऑफिस यहाँ पे होना, इंडिया में होना, वो भी क्या है? प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में ही कंडक्ट करना कहलाता है। नाउ कवरिंग व्हाट, तो इससे हमें क्या समझ में आया कि एक कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया ज़रूरी नहीं है फॉरेन कंपनी बने। फॉरेन कंपनी बनने के लिए सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 42 के कंप्लाइंसेस मैंडेटरी है। तो दिस इज़ व्हाट फॉरेन कंपनी इज़। नाउ सेक्शन नंबर 386 में कुछ मीनिंग बताए हैं। 386 से मीनिंग जो बोलता है वो बोलता है कि डायरेक्टर कौन होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर इन रिलेशन टू फॉरेन कंपनी, मतलब यहाँ पे डीम डायरेक्टर भी इंक्लूडेड है। इफ़ आई टॉक अबाउट 2 सबसेक्शन 34, जहाँ पे डायरेक्टर की डेफिनेशन डायरेक्टर चैप्टर में है, वहाँ पे डीम डायरेक्टर इंक्लूड नहीं होता, शेडो डायरेक्टर इंक्लूड नहीं होता। वहाँ लिखा है अ पर्सन अपॉइंटेड टू द बोर्ड। अपॉइंटेड मतलब अपॉइंटमेंट होना चाहिए, वही पर्सन डायरेक्टर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है डायरेक्टर मतलब कोई भी पर्सन जिसके डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर अकस्टम्ड टू एक्ट। अकस्टम्ड टू एक्ट मतलब हैबिचुअली उसी के हिसाब से चलते हैं, वो जो डायरेक्शन देता है उसी के डायरेक्शन के हिसाब से वर्क हो रहा है। तो डायरेक्टर इन रिलेशन टू फॉरेन कंपनी इंक्लूड्स डीम्ड डायरेक्टर ऑल्सो, शेडो डायरेक्टर ऑल्सो, मतलब कोई पर्सन जो अपॉइंटेड नहीं है हमारी कंपनी में, लेकिन उसके अकॉर्डिंग, उनके डायरेक्शन, उनके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमारे जो डायरेक्ट बोर्ड है वो क्या है? एक्स्टम्ड टू एक्ट है, दैट इज़ ऑल्सो डायरेक्टर इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी। जैसे बोला प्लेस ऑफ बिजनेस, तो बोलते हैं प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होना चाहिए? आइदर थ्रू इटसेल्फ और एजेंट फिजिकली इलेक्ट्रॉनिकली। तो यहाँ पे बोला है शेयर ट्रांसफ़र ऑफिस होगा या शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस होगा। शेयर ट्रांसफ़र ऑफिस होगा या फिर शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस होगा, उसे भी प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया ही कहा जाएगा। देन द एक्सप्रेशन सर्टिफाइड, यहाँ पे सर्टिफाइड का मतलब क्या है? ट्रू कॉपी कहा जाता है सर्टिफाइड को, दैट इज़ 386. Now covering section number, after 386 coming to the section number 379, एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू द फॉरेन कंपनी। ये जो फॉरेन कंपनी है जिसने सेक्शन नंबर 2 सब क्लॉज 42 की पूरी कंडीशंस फुलफिल करी हैं, तो इस फॉरेन कंपनी पे सेक्शन नंबर 386 से 386 के सारे सेक्शंस एप्लीकेबल होंगे, एज वेल एज सेक्शन नंबर 392 एंड 393 इज ऑल्सो एप्लीकेबल। हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट, इन केस सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर सकता है किसी फॉरेन कंपनी को या फिर कंपनी दैट्स इनकॉर्पोरेटेड और टू बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, वेदर द कंपनी हैज़ और हैज़ नॉट स्टेब्लिश्ड फॉर्म्ड और मे नॉट फॉर्म प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, कुछ कंप्लाइंसेस करने से रोक सकते हैं। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ऑलरेडी एक फॉरेन कंपनी और जिसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया के बाहर हुआ है, अगर वो इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में करने वाली है, नहीं करने वाली है, एज द केस में भी प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में लाने वाली है, नहीं लाने वाली, उनको कुछ एग्जेम्पशंस दे सकते हैं। What is important over here?
इंपॉर्टेंट इज, अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया है, अ कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया एंड वो फॉरेन कंपनी है, दैट मीन्स इंडिया में उसका क्या है, प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो ये कंपनी के अगर 50% और मोर, दैट मीन्स इक्वल टू 50% और मोर देन 50%, इक्वल टू 50% और मोर देन 50% पेड अप शेयर कैपिटल कौन होल्ड करके रख रहा है, 50% और मोर देन 50% पेड अप शेयर कैपिटल, चाहे इक्विटी हो या फिर प्रेफरेंस शेयर हो, वेदर इट इज़ इक्विटी शेयर, वेदर इट इज़ प्रेफरेंस शेयर, वेदर इक्विटी वेदर प्रेफरेंस शेयर, अगर किसने या होल्ड करके रखे हैं, फॉरेन कंपनी ने होल्ड करके रखे हैं, तो इन दैट केस फॉरेन कंपनी के ये जो इक्विटी शेयर्स हैं या प्रेफरेंस शेयर्स है 50% या 50% से ज़्यादा किसी इंडियन सिटीजन ने होल्ड किए हैं, या फिर कोई कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट जो इनकॉर्पोरेट इंडिया में हुई है उसने होल्ड करके रखे हैं, या फिर अ कॉम्बिनेशन सिटीजन एंड बॉडी कॉर्पोरेट को मिला के 50% और 50% से ज़्यादा इन्होंने होल्ड करके रखे हैं, तो उस केस में ओवरऑल जो चैप्टर है फॉरेन कंपनी का, ओवरऑल फॉरेन कंपनी का चैप्टर तो लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ ओवरऑल कंपनीज एक्ट के सारे प्रोविजंस इन पे क्या होंगे, एप्लीकेबल हो जाएंगे। दैट मीन्स 50% और मोर देन 50% बॉडी कॉर्पोरेट इन इंडिया, इंडियन सिटीजन या फिर अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम अगर होल्ड करते हैं, तो ओवरऑल जो सेक्शन है कंपनीज एक्ट का वो क्या हो जाएगा, इस कंपनी पे एप्लीकेबल हो जाएगा। सो सेक्शन 2 क्लॉज 42, देन सेक्शन नंबर 386 जिसमें कुछ मीनिंग बताए थे, देन सेक्शन नंबर 379 जिसमें बताया है 50% और मोर देन 50% अगर होल्ड करते हैं तो क्या होगा। नाउ सेक्शन नंबर 380 इज डॉक्यूमेंट्स टू बी डिलीवर्ड टू रजिस्ट्रार बाय फॉरेन कंपनी, डॉक्यूमेंट टू बी डिलीवर्ड टू रजिस्ट्रार बाय हुम, फॉरेन कंपनी। डॉक्यूमेंट किसको डिलीवर करना है, रजिस्ट्रार को, किसको डिलीवर करना होगा, फॉरेन कंपनी को। तो हर एक फॉरेन कंपनी को क्या करना है, रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टेन डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। जब फॉरेन कंपनी फॉर्म हुई है उसका भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, चार्टर, स्टैट्यू कुछ बना होगा, तो सर्टिफाइड कॉपी वर्ड टू बी इनकॉर्पोरेटेड ओवर है, कंपलसरी सर्टिफाइड कॉपी लिखना होगा, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द चार्टर, स्टैट्यू, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, चार्टर या फिर स्टैच्यू, इसकी सर्टिफाइड कॉपी, या फिर कोई और इंस्ट्रूमेंट जिससे पता चलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी, जिससे क्या पता चलता है, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन पता चलता है। इफ़ सच इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट इन इंग्लिश, सपोज अब इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया कंपनी है तो यूरोप हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो जिसका हो सकता है यहाँ पे क्या है कि इंस्ट्रूमेंट इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, तो यहाँ पे सर्टिफाइड ट्रांसलेशन इंग्लिश लैंग्वेज में फिल करना होगा। अगेन द वर्ड सर्टिफाइड ट्रांसलेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ओवर है। इसके अलावा कुछ एड्रेस देने होंगे, एड्रेस किसका, फुल एड्रेस देना होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस और प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी आउटसाइड इंडिया। फिर से फुल एड्रेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया का, तो फुल एड्रेस रजिस्टर्ड ऑफिस या प्रिंसिपल ऑफिस जो आउटसाइड इंडिया है उसका देना है। अगेन फुल एड्रेस देना है किसका, फुल एड्रेस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो इंडिया में है। देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग की डिटेल्स, ओपनिंग क्लोजिंग डिटेल्स ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, अगर कभी इंडिया में पहले भी क्या हुआ है, प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन हुआ था, उसकी ओपनिंग की डिटेल, क्लोजिंग की डिटेल अर्लियर ओकेशंस की देनी होगी। तो टिल नाउ सर्टिफाइड कॉपी देना है। सर्टिफाइड कॉपी किस चीज़ की देनी है, AOA, MOA, स्टैच्यू एंड चार्टर की आपको सर्टिफाइड कॉपी देनी है जो डिफाइन करेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। अगर ये इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो सर्टिफाइड ट्रांसलेशन यू हैव टू गिव। सेकंड क्या देना होगा, फुल एड्रेस। फुल एड्रेस किस चीज़ का, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस इन इंडिया का, एंड देन फुल एड्रेस देना होगा रजिस्टर्ड ऑफिस या प्रिंसिपल ऑफिस आउटसाइड इंडिया जो है उसका देना होगा। देन ओपनिंग क्लोजिंग डिटेल ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस इन इंडिया ऑन अर्लियर ओकेशन देना होगा। देन वी हैव टू गिव व्हाट, अगेन नेम एंड एड्रेस। अभी फिर से नेम एंड एड्रेस किसका देना है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन
पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, वो पर्सन जिसको ऑथराइज किया है कि वो कंपनी के बिहाफ पे सारे नोटिस और प्रोसीडिंग्स हैंडल करेगा, तो उसका भी एड्रेस एंड नेम चाहिए। तो 3 जगह एड्रेस चाहिए होगा। एक तो आपका हो गया प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस या रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड इंडिया, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस इन इंडिया, और यहाँ पे जो पर्सन है उसका नाम और उसका एड्रेस जिसे ऑथराइज किया है कि कंपनी के बिहाफ पे वो क्या करेगा, एज एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव वर्क करेगा कंपनी के लिए, मतलब कंपनी के बिहाफ पे सारे नोटिस डॉक्यूमेंट्स रिसीव करेगा। देन इसके बाद डायरेक्टर्स पे आते हैं। तो लिस्ट चाहिए भाई, डायरेक्टर्स एंड सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी की लिस्ट चाहिए, और उस लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए, फादर का नाम, मदर का नाम, स्पाउस, मतलब ओवरऑल डिटेल, एक पर्सन का नेम, उसका फॉर्मर नेम, सरनेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसके फादर मदर स्पाउस का नाम, कहाँ रहता है, ईमेल आईडी, नेशनलिटी ओरिजिन की अगर है तो ओरिजिन की नेशनलिटी क्या है, पासपोर्ट नंबर, पेन अगर उनके पास है तो पेन की डिटेल, मेंबरशिप नंबर सेक्रेटरी के लिए ही चाहिए होता है, ये पॉइंट टू बी नोटेड, मेंबरशिप नंबर सिर्फ सेक्रेटरी के लिए होता है। अदर डायरेक्टरशिप अगर कुछ हेल्ड करके रखी है वो, और डायरेक्टर के लिए डिन है तो डिन चाहिए। तो यहाँ पे ऑक्यूपेशन अगर कुछ है तो वो ऑक्यूपेशन की डिटेल्स भी लगेंगी। तो हमें क्या चाहिए, देखो एक डायरेक्टर को सोचो, डायरेक्टर के बारे में क्या जानना चाहोगे, तो डायरेक्टर का नेम, उसका फॉर्मर नेम, उसका सरनेम, उसकी मदर फादर स्पाउस का नेम, उसका फिर उसके बाद ऑक्यूपेशन कुछ है क्या, नेशनलिटी क्या है, नेशनलिटी ओरिजिन की क्या है, उसके बाद ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ क्या है, पेन है तो पेन की डिटेल, डिन है डिन की डिटेल, सीएस है तो सिन चाहिए, ये सारी चीज़ें, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू, कंट्री ऑफ इशू, ये सारी डिटेल्स एक डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी की लगती है। इसके अलावा फिर डायरेक्टर को एक डिक्लेरेशन भी देना होगा। क्या देना होगा, डायरेक्टर एंड ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव दोनों को डिक्लेरेशन देना है। डायरेक्टर एज वेल एज ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव दोनों को क्या देना है, एक डिक्लेरेशन देना है। वो डिक्लेरेशन क्या देना है कि दे हैव नॉट बीन डिबार्डेड, उन्हें डिबार्ड नहीं किया है। किस चीज़ के लिए डिबार्ड नहीं किया है, दे हैव नॉट बीन डिबार्डेड फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी एंड मैनेजमेंट इन इंडिया एंड अब्रॉड। नॉट डिबार्डेड फ्रॉम फॉर्मेशन, कंपनी फॉर्मेशन से उनको डिबार्ड नहीं किया है। दे हैव नॉट बीन डिबार्डेड फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी एंड मैनेजमेंट इन इंडिया और अब्रॉड। इसके अलावा अगर कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो वो इंफॉर्मेशन भी देनी होगी। कितने टाइम में रजिस्ट्रार को ये इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, तो ये इन्फॉर्मेशन विद इन 30 डेज़ के अंदर जानी चाहिए फ्रॉम दी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। जैसे ही आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में इस्टेब्लिश होता है तो इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस इस्टेब्लिश होने के 30 डेज़ के अंदर ये सारी डिटेल्स रजिस्ट्रार को पहुंच जानी चाहिए। अगर कोई ऑल्ट्रेशन भी होता है तो ऑल्ट्रेशन भी विद इन 30 डेज़ कहाँ जाना चाहिए, रजिस्ट्रार के पास चला जाना चाहिए। तो सबसे पहले ऑल्ट्रेशन जो अगर आप कर रहे हैं तो ऑल्ट्रेशन का फॉर्म नंबर अलग है, और जब फर्स्ट टाइम क्या होता है इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस अगर इस्टेब्लिश होता है तो उसका फॉर्म नंबर अलग है। तो जैसे ही फर्स्ट टाइम क्या हुआ है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ है, तो फॉर्म नंबर FC1, फॉर्म क्या है, फॉर्म FC1 में क्या होना देना होगा, ये सारे डॉक्यूमेंट अटेस्ट करके RBI का अप्रूवल अटेस्ट करना है तो अटेस्टेड कॉपी ऑफ अप्रूवल ऑफ RBI देना होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो देने होंगे, और अगर कोई और रेगुलेटर है जिससे आपने अप्रूवल लेना था तो उसकी कॉपी भी अटेस्ट करके फॉर्म नंबर FC1 में देनी होगी। इसके बाद अगर कोई चेंजेस आता है, अल्ट्रेशन आता है, तो दैट विल बी गिवन इन फॉर्म नंबर FC2। उसे क्या करना होगा, फॉर्म नंबर FC2 में देना होगा। आई हैव टू चेक दिस, आई गेस इट वॉज फॉर्म नंबर FC2, माइट बी 3 हो सकता है, तो आई विल जस्ट गिव इट जस्ट अ मिनट। येस, इट इज़ FC2। येस, तो अगर कोई ऑल्ट्रेशन होता है तो फॉर्म नंबर FC2 में देना होगा। देन कवरिंग अनादर सेक्शन इज़ 381। अब 381 क्या बोलता है, 381 बोलता है अकाउंट ऑफ द फॉरेन कंपनी के अकाउंट के लिए सेक्शन नंबर 381 बोलता है हर एक फॉरेन कंपनी को प्रिपेयर करना है, फाइल करना है रजिस्ट्रार को अपनी बैलेंस शीट एंड P&L
रजिस्ट्रार को P&L बैलेंस शीट देनी होगी उस फॉर्म में जिस फॉर्म में प्रिस्क्राइब किया गया है, जो कंटेंट्स बोले हैं वो कंटेंट्स देने होंगे, और जो भी एनेक्सियस बोले हैं, डॉक्यूमेंट एनेक्स करने को बोला है, वो सब भी देना होगा। तो हर एक फॉरेन कंपनी को रजिस्ट्रार को क्या क्या देना होगा? एवरी फॉरेन कंपनी टू फाइल टू द रजिस्ट्रार व्हाट इट शुड फाइल एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट, P&L, वॉट एवर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी एनेक्स्ड इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब कंटेनिंग what particulars are required to be included। अब ये डॉक्यूमेंट्स फिर से अगर इंग्लिश में नहीं है तो अगेन वर्ड सर्टिफाइड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। इफ़ डॉक्यूमेंट इज़ नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज तो आपको इसे एनेक्स्ड करना होगा टू द सर्टिफाइड ट्रांसलेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज, सर्टिफाइड इंग्लिश लैंग्वेज ट्रांसलेशन में देना होगा। हाउएवर द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई, फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ क्लास और क्लास ऑफ कंपनी को एक्सेप्शन मॉडिफिकेशंस बता सकता है। ये जो बैलेंस शीट है, ये जो P&L है, ये डिलीवर करना होगा हर एक कैलेंडर ईयर में। एवरी कैलेंडर ईयर में बैलेंस आपको क्या करना होगा? रजिस्ट्रार को देना होगा। हाउएवर इफ़ आई लुक टू द रूल्स, अगर मैं रूल्स की बात करूँ तो वहाँ पे रूल्स में ये कैलेंडर ईयर नहीं फाइनेंशियल ईयर लिखा है। रूल में क्या लिखा है? फाइनेंशियल ईयर लिखा है। तो सेक्शन जो है रूल ओवरराइड करते हैं किसको? सेक्शन को। तो इट वुड बी फाइनेंशियल ईयर, इट वुड बी व्हाट? फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे बोला है कि देखो बैलेंस शीट P&L डिलीवर करना होगा रजिस्ट्रार को हर कैलेंडर ईयर में, लेकिन जब रूल नंबर 4 पे जाएंगे तो डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे इसका इंटरप्रिटेशन ये निकलता है कि हर कैलेंडर ईयर के बैलेंस शीट P&L तो आपको देने हैं, लेकिन देने का टाइम क्या है? 6 मंथ फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर। जैसे ही फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है तो 6 महीने के अंदर आपको क्या करना होगा? दे देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलवेज रूल विल ओवरराइड, तो वो चीज़ का ध्यान रखना है। देन लिस्ट ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, आपको ये भी बताना होगा कि कितनी जगह पे आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस है, उसकी लिस्ट भी जाएगी। तो ये भी आपको क्या करना होगा? लिस्ट प्रिपेयर करनी होगी बैलेंस शीट डेट पे, और ये भी बैलेंस शीट और P&L के साथ क्या होगा? रजिस्ट्रार को जाएगा। नाउ कमिंग ऑन व्हाट? रूल रिलेटेड टू अकाउंट्स ऑफ द फॉरेन कंपनी। तो बोलते हैं financial statement of Indian business operation shall be prepared in same form as schedule 3 और as near to as may be possible। तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन के लिए बोला है कि जो भी ऑपरेशन इंडिया में हुआ है, जो भी बिज़नेस इंडिया में हुआ है, तो वो जो भी ऑपरेशन या बिज़नेस इंडिया में हुआ है उसके लिए उन्हें क्या करना होगा? उसके लिए उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे? ये शेड्यूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे, या फिर एज नियर टू एज पॉसिबल। ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी अनेक्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अनेक्स होने चाहिए। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पेरेंट फॉरेन कंपनी भी क्या करना होगा? सबमिट करना होगा पेरेंट फॉरेन कंपनी को। प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी इन द कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन शैल ऑल्सो बी फाइल्ड। वो सारे डॉक्यूमेंट जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करते हैं, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो किससे रिलेट करते हैं? आपके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड हैं, वो क्या करना होगा? वो भी आपको फाइल करना होगा। तो एक तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाना है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें एनेक्स करने हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करते हैं वो भी क्या करना है? इसमें आपको ये भी फाइल करना होगा। फॉरेन कंपनी अलॉन्ग विथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यही तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, इसके साथ फॉरेन कंपनी को कुछ स्टेटमेंट देना है। स्टेटमेंट रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का देना है, स्टेटमेंट ट्रांसफ़र ऑफ फंड का देना है, स्टेटमेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का भी देना है। तो क्या क्या देना है? सबसे पहले स्टेटमेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का, रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का एंड स्टेटमेंट ट्रांसफ़र ऑफ फंड का देना होगा। तो ये सारी चीज़ों का क्या देना है? स्टेटमेंट। तो सबसे पहले इन जनरल बोलते हैं कि यहाँ पर रूल ने बोला है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग प्रिपेयर होंगे। सारी की सारी वो सारी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देना होगा। स्टेटमेंट इसके अलावा क्या देना होगा आपको? रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का, ट्रांसफ़र ऑफ फंड का, एज वेल एज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं
ये डॉक्यूमेंट सारे के सारे कब तक फाइल हो जाना चाहिए, वही टाइम लिमिट 6 मंथ फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद 6 महीने के अंदर आपको देना है। एक्सटेंशन मिल सकता है 3 मंथ्स का, अगर कोई स्पेशल रीज़न है तो स्पेशल रीज़न जस्टिफिएबल है तो 3 मंथ का एक्सटेंशन इज़ पॉसिबल। Then talking rule number 5 is all about the audit of accounts. Rule 5 किसके बारे में है? Audit of account. The accounts pertaining to Indian business operation shall be audited by practicing chartered accounting in India. Then the accounts that pertains to Indian business operation. अकाउंट्स जो किससे रिलेटेड है? इंडियन बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है, वो भी कौन ऑडिट करेगा? इंडियन बिजनेस वाले अकाउंट्स ऑडिट होंगे, चार्टेड अकाउंटेंट ऑडिट करेगा, चाहे फॉर्म ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट हो, LLP हो, ये लोग क्या करेंगे? चार्टेड अकाउंटेंट्स अकाउंट्स को ऑडिट करके रखेंगे। एज वेल एज फॉर्म नंबर FC3 में आपको ये भी बताना होगा प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया की लिस्ट। फॉर्म नंबर FC3 में आपको प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया क्या है उसकी लिस्ट देनी होगी। सो दिस कंप्लीट सेक्शन नंबर 381 विद द रूल। सो व्हाट वी हैव डन, सेक्शन 2 सब क्लॉज 42, देन वी हैव डन 386 जिसमें कंडीशन जिसमें कुछ टर्मोलॉजी का मीनिंग बताया था, डायरेक्टर था, सर्टिफाइड कॉपी क्या होगी ये बताया था, और प्लेस ऑफ बिजनेस जैसे शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस या फिर शेयर ट्रांसफ़र ऑफिस, वो भी क्या है आपका प्लेस ऑफ बिजनेस। 379 किसके बारे में बोलता है? 379 बोलता है एप्लीकेबिलिटी क्या होगी एक्ट की फॉरेन कंपनी को। 380 ने डॉक्यूमेंट्स 380 है तो 380 ने किस चीज़ के बारे में बता के रखा है? डॉक्यूमेंट्स। 381 ने अकाउंट के बारे में बोला है। नाउ कमिंग टू 382 दैट इज डिस्प्ले ऑफ नेम ऑफ फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी का नाम आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो एवरी फॉरेन कंपनी, हर एक फॉरेन कंपनी को क्या करना होगा? और आउटसाइड एवरी ऑफिस और प्लेस, आउटसाइड एवरी ऑफिस, हर एक ऑफिस के बाहर, हर एक जगह के बाहर उसे क्या करना है? फॉरेन कंपनी का नाम, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फैक्ट दैट द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड। फॉरेन कंपनी का नाम, country of incorporation and the fact that the liability of member is limited, members की liability क्या है? limited है, ये देना होगा। तो name of the foreign company, country of incorporation, fact that the liability of member is limited, ये तीनों चीज़ें देनी होगी। देन इन तीनों चीज़ों को देना कैसे है? सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में भी देना है एज वेल एज लोकल लैंग्वेज में भी देना है। तो लेजिबल कैरेक्टर ऑफ वन लोकल लैंग्वेज एज वेल एज लेजिबल इन इंग्लिश कैरेक्टर, दोनों फॉर्म में क्या करना होगा? ये लिखना होगा। तो हर एक फॉरेन कंपनी अलॉन्ग विद द प्लेस ऑफ बिजनेस, हर एक फॉरेन कंपनी अलॉन्ग विद द प्लेस ऑफ बिजनेस या फिर ऑफिस, हर एक लेटर हेड पे, हर एक बिल पे क्या करेगी? एग्जिबिट करेगी नेम ऑफ द फॉरेन कंपनी, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड द फैक्ट दैट इट इज़ लिमिटेड बाय लाइबिलिटी। तो मेंबर्स हैव अ लिमिटेड लाइबिलिटी, ये सारी चीज़ें उन्हें देनी होगी। दैट इज़ ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 382। तो कोई भी फॉरेन कंपनी, प्लेस ऑफ बिजनेस जो है, ऑफिस जो है, बिल है, इन सब पे प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, नेम एज वेल एज लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, ये क्या करेगी? बता के रखेगी। देन कमिंग टू सेक्शन नंबर 383 सेक्शन क्या बोलता है? सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन फॉरेन कंपनी। तो जब फॉरेन कंपनी ने पहली बार प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में लाया था, उन्होंने बताया था एड्रेस एंड नेम ऑफ द पर्सन एंड एड्रेस, जिसे ऑथोराइज किया है कि वो फॉरेन कंपनी के बिहाफ पे डॉक्यूमेंट्स, नोटिस क्या कर सकता है? रिसीव कर सकता है। तो अगर ये पर्सन ने क्या किया है, अगर सपोज करो रजिस्ट्रार ने कोई नोटिस डिलीवर किया और इस पर्सन के एड्रेस पे जा चुका है, तो ये मान लिया जाएगा कि फॉरेन कंपनी को क्या हो चुका है? नोटिस रिसीव हो गया है, फॉरेन कंपनी को नोटिस क्या हो चुका है? सर्व हो चुका है। चाहे ये सेंड बाय पोस्ट किया हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो, या फिर लेफ्ट एट द एड्रेस जो आपने डिलीवर किया है रजिस्ट्रार को, उस एड्रेस पे भी अगर आपने दे दिया है, तो वहाँ पे अगर हैंड डिलीवर्ड हो गया, पोस्ट दे दिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में, तो मान लिया जाएगा कि फॉरेन कंपनी को क्या हो चुका है? डॉक्यूमेंट या फिर नोटिस एज द केस में भी सर्व हो गया है। देन सेक्शन नंबर 384 बोलता है डिबेंचर, एनुअल रिटर्न, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, बुक्स ऑफ अकाउंट एंड देयर इंस्पेक्शन। यहाँ पे क्या बोला है? ये सेक्शन बोलता है प्रोविजन जो डिबेंचर से रिलेटेड है, जैसे सेक्शन नंबर 71,
वो फॉरेन कंपनी को लगेगा। एनुअल रिटर्न के प्रोविजन जो सेक्शन 92 में है वो फॉरेन कंपनी को विद सर्टेन मॉडिफिकेशन एक्सेप्शंस लग सकते हैं। तो हर एक फॉरेन कंपनी को एनुअल रिटर्न FC4 में सबमिट करना है। कितने दिन में? विद इन 60 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डे से 60 डेज के अंदर एनुअल रिटर्न FC4 में देना होगा। एनुअल रिटर्न कंटेन करेगा पर्टिकुलर्स एज ऑन द लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर। एनुअल रिटर्न में लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के सारे पर्टिकुलर्स होने चाहिए। CSR के जो भी सेक्शन है 135 वो एप्लीकेबल होंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट का 128 वाला सेक्शन भी क्या होगा? फॉरेन कंपनी को एप्लीकेबल होगा। एज वेल एज सेक्शन 77 से 87 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी मोटेटिस मोटेंडिस फॉरेन कंपनी को एप्लीकेबल होगा। एज वेल एज इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन चैप्टर भी फॉरेन कंपनी को एप्लीकेबल है। डिबेंचर भी, एनुअल रिटर्न वाला भी, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस भी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, बुक्स ऑफ अकाउंट, सारे के सारे ये प्रोविजन मोटेटिस मोटेंडिस फॉरेन कंपनी को लगते हैं। एनुअल रिटर्न FC4 में सबमिट करना होगा फॉरेन कंपनी को विद इन 60 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल, विद इन 60 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल ईयर। नाउ section number 385, that is fee for registration of document. What is the fee for registration of document? तो जो prescribed fees है वो prescribed fees pay करनी होगी, as simple as that. Now section number 387 relates to dating of the prospectus and particulars to be contained therein. 387 relates to dating of the prospectus and the content. Dating of the prospectus में क्या लिखा है? कोई भी पर्सन हो इशू नहीं कर सकता, सर्कुलेट नहीं कर सकता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। ना तो सर्कुलेट, ना इशू, ना डिस्ट्रीब्यूट, नॉट इशू सर्कुलेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। प्रोस्पेक्टस इंडिया में जब तक वो प्रोस्पेक्टस क्या नहीं हो, डेटेड नहीं हो, साइंड नहीं हो, और प्रोस्पेक्टस में ये कुछ पर्टिकुलर्स ना हो, जब तक प्रोस्पेक्टस डेटेड नहीं है, साइंड नहीं है, उसमें क्या है, ये कुछ पर्टिकुलर्स जो है वो नहीं है, तब तक क्या नहीं कर सकते आप? प्रोस्पेक्टस इंडिया में इशू नहीं कर सकते। अब प्रोस्पेक्टस में जो डिटेल्स होनी चाहिए वो क्या है? इंस्ट्रूमेंट कंस्टिट्यूटिंग और डिफाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रोस्पेक्टस में क्या होना चाहिए? इंस्ट्रूमेंट दैट डिफाइंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करे। अगर ये इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, अगेन सर्टिफाइड ट्रांसलेशन होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में। देन कौन सा लॉ है? दैट इज इनैक्टमेंट अंडर विच द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड। अगर ये भी इंग्लिश में नहीं है तो सर्टिफाइड ट्रांसलेशन होना चाहिए। एड्रेस इन इंडिया, जहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट इनैक्टमेंट इंस्पेक्ट किए जा सकते हैं, एज वेल एज डेट एंड कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल ऑफिस इन इंडिया। देन प्रोस्पेक्टस डिस्क्लोज करेगा ऑल सच मैटर्स जो सेक्शन नंबर 26 प्रोस्पेक्टस का बताता है। तो कहते हैं कि कोई भी पर्सन, इट इज़ नॉट अबाउट द कंपनी, इट इज़ अबाउट द पर्सन। पर्सन इज़ वाइड टर्म। कोई भी पर्सन इंडिया में क्या नहीं कर सकता? सर्कुलेट नहीं कर सकता, इशू नहीं कर सकता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता प्रोस्पेक्टस। अगर क्या है, इसको साइन नहीं किया, डेटेड नहीं किया, उसके बाद इसमें इंस्टीट्यूशन जो इंस्ट्रूमेंट किस चीज़ का? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी का इंस्ट्रूमेंट, इनैक्टमेंट ऑफ द कंपनी कहाँ पे, किस एक्ट में इनैक्टमेंट हुआ है। अगर ये दोनों इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो इंग्लिश सर्टिफाइड ट्रांसलेशन होना चाहिए। एड्रेस प्लेस ऑफ बिजनेस, एड्रेस प्लेस ऑफ बिजनेस का और एड्रेस कहाँ पे ये इनैक्टमेंट इंस्ट्रूमेंट इंस्पेक्ट किए जा सकते हैं। डेट एंड कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, और प्रोस्पेक्टस डिस्क्लोज करेगा ऑल सच मैटर्स जो सेक्शन नंबर 26 प्रोस्पेक्टस का ही बोलता है। अगर ऐसा कोई भी कंडीशन, ऐसी कोई भी कंडीशन क्या है आपने डाल के रखी है जो क्या करेगी, बाइंड करेगी किसी एप्लीकेंट को कि उसे ये सारी कंप्लाइंसेस नहीं करना है जो अभी हमने बताए, तो यहाँ पे कोई भी कंडीशन दैट बाइंड्स एन एप्लीकेंट फॉर सिक्योरिटी टू वेव कंप्लाइंसेस विथ एनी रिक्वायरमेंट, जो अभी हमने पढ़े 387 सबसेक्शन 1 की कंप्लाइंसेस रिक्वायरमेंट, अगर ऐसी कोई भी कंडीशन डाली जिससे ये कंप्लाइंसेस वेव किए जा सकते हैं तो सेक्शन 387 सबसेक्शन 2 कहता है कि ये वॉइड होगा। देन 387 सबसेक्शन 3 कहता है अगेन
No person shall issue to any person any application form for security of company incorporate outside India. कोई भी पर्सन क्या नहीं कर सकता, सिक्योरिटी एप्लीकेशन इशू नहीं कर सकता. ही कैन नॉट इशू द सिक्योरिटी एप्लीकेशन फॉर द कंपनी दैट इज़ इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, जब तक ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये इशू ना कर दिया जाए विद द प्रोस्पेक्टस. सच एप्लीकेशन फॉर्म इज इशूड विद प्रोस्पेक्टस एंड कंप्लाइज द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर. सबसे पहले तो इसे प्रोस्पेक्टस के साथ आपको भेजना है और उसमें सारे के सारे कंप्लाइंसेस चैप्टर के होने चाहिए. और इशू ऑफ सिक्योरिटी डज नॉट कंट्रावेंट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 388. इशू डज नॉट. सो बेसिकली क्या था कि हाँ, नो एप्लीकेशन फॉर्म, कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म सिक्योरिटी की भी इशू नहीं की जा सकती है अनलेस एंड अनटिल दैट एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने प्रोस्पेक्टस के साथ इशू किया है उसे भी सारे जो चैप्टर के प्रोविज़न है कंप्लाई करने होंगे और कोई भी कॉन्ट्रावेंशन नहीं किया होना चाहिए सेक्शन 388 का. लेकिन हाँ, ये रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होगी. This requirement shall not apply if it is shown that the form of application is issued in contravention with a bona fide invitation to a person to enter into underwriting agreement. अगर यही एप्लीकेशन फॉर्म अंडरराइटिंग एग्रीमेंट के लिए इशू किया है, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट विथ रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट विथ रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी, तो इस केस में भी क्या नहीं होगा, ये वाला जो फॉर्म वाला 387 सबसेक्शन 3 है ये अप्लाई नहीं होगा. देन बोला है कि सेक्शन 387 अप्लाई होगा विथ रिस्पेक्ट टू एनी प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी. ये इनकॉर्पोरेट इंडिया में हुआ हो, इंडिया के बाहर हुआ हो. यहाँ बोलते हैं प्रोविजन 387 अप्लाई होगा. किस चीज़ में अप्लाई होगा? अगर क्या हुआ है जो प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी है ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हुई हो, भले ही उसका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या हुआ हो, इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ या फिर अभी नहीं हुआ, या फिर ये इनकॉर्पोरेट होने वाली है आउटसाइड इंडिया. चाहे ये इनकॉर्पोरेट हो चुकी हो आउटसाइड इंडिया या होने वाली है आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो या प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं हो, ये सारी की सारी कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया पे लगेगा ही लगेगा. तो 387 लगेगा. कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट, इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, होने वाली है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, इंडिया में नहीं है, एवरी कंपनी पे ये ही एप्लीकेबल होगा. देन सेक्शन 388 provision as to experts consent and allotment. provision as to what the expert consent and allotment 388 क्या बोलता है कि जहाँ पे प्रोस्पेक्टस के थ्रू आप क्या कर रहे हो, सिक्योरिटी इशू करना चाहते हो, सिक्योरिटीज़ का सब्सक्रिप्शन आप ऑफर कर रहे हो. अब इस प्रोस्पेक्टस में एक स्टेटमेंट इंक्लूड किया है, स्टेटमेंट दैट इज़ ऑफ एक्सपर्ट का स्टेटमेंट आपने इंक्लूड किया है. तो बोलते हैं कोई भी पर्सन हो, कोई भी पर्सन, अगेन इट इज़ नॉट ओनली टू द कंपनी, इट इज़ टू द पर्सन, मतलब वाइड टर्म है. कोई भी पर्सन इशू, सर्कुलेट, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता ऐसा कोई प्रोस्पेक्टस जिसमें एक स्टेटमेंट था, एक्सपर्ट का स्टेटमेंट था फॉर ऑफरिंग फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटी. सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटी, इसके लिए आपने स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट में क्या है, एक एक्सपर्ट का स्टेटमेंट है. तो आप ऐसा कोई भी प्रोस्पेक्टस इशू, सर्कुलेट, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते अगर एक्सपर्ट ने क्या बोला है, एक्सपर्ट हैज़ नॉट गिवन हिज रिटर्न कंसेंट टू इशू द प्रोस्पेक्टस. एक्सपर्ट का स्टेटमेंट है और जब तक एक्सपर्ट रिटर्न कंसेंट नहीं देता, क्या रिटर्न कंसेंट नहीं देता कि आप प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हो, या फिर प्रोस्पेक्टस के डिलीवरी के पहले, प्रोस्पेक्टस जब रजिस्टर हो रहे थे तो रजिस्ट्रेशन, प्रोस्पेक्टस जब डिलीवर हुए फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन, उससे पहले ही क्या हो गया, विड्रॉ कर लिया गया है रिटर्न कंसेंट. रिटर्न कंसेंट क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया. या फिर प्रोस्पेक्टस डज नॉट कंटेन अ स्टेटमेंट. प्रोस्पेक्टस में क्या नहीं है, प्रोस्पेक्टस डज नॉट कंटेन अ स्टेटमेंट दैट एक्सपर्ट हैज़ गिवन एंड हैज़ नॉट विड्रॉन हीज कंसेंट. प्रोस्पेक्टस डज नॉट कंटेन अ स्टेटमेंट. अब ये प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा है, प्रोस्पेक्टस में ऐसा कोई स्टेटमेंट ही नहीं है कि एक्सपर्ट ने क्या किया है, गिवन एज नॉट विड्रॉन दी कंसेंट, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है. तो तीन चीज़ें, कोई भी प्रोस्पेक्टस जो सिक्योरिटी के सब्सक्रिप्शन के लिए इशू कर रहे हो उसे इशू, सर्कुलेट, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता अगर उसमें एक स्टेटमेंट एक्सपर्ट का है.
एक्सपर्ट को लिख के देना होगा, कंसेंट देना होगा कि ये प्रोस्पेक्टस इशू हो सकता है, हो जाना चाहिए। और प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रेशन के पहले अगर एक्सपर्ट ने अपना कंसेंट क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, या फिर आपके प्रोस्पेक्टस में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि इसमें क्या है, स्टेटमेंट जो है उसका कंसेंट विड्रॉ नहीं करके रखा है किसने, हमारे एक्सपर्ट ने, तो इस केस में क्या नहीं हो सकता जब तक इन तीनों में से कोई एक चीज़ ना हो। या फिर जैसे क्या है कि अगर आपका ये नहीं लिखा रहा है कि रिटर्न कंसेंट वाली चीज़ नहीं है, कि एक्सपर्ट ने रिटर्न कंसेंट नहीं दिया है कि इशू कर दो प्रोस्पेक्टस, तो कम से कम ये स्टेटमेंट तो आपके प्रोस्पेक्टस में होना चाहिए था कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट का कंसेंट विड्रॉ नहीं किया है एक्सपर्ट ने, तो कोई एक चीज़ तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे बोला है कि जब तक इनमें से कुछ नहीं होता तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो आप फिर से प्रोस्पेक्टस सर्कुलेट इशू नहीं कर सकते। या मान लिया जाएगा, बोलते हैं स्टेटमेंट डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन प्रोस्पेक्टस, ऐसा मान लेंगे कि स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस में ही इंक्लूड किया है अगर ये कहाँ पे है, किसी रिपोर्ट मेमोरेंडम के फेस ऑफ द प्रोस्पेक्टस पे है। इट इज़ कंटेन इन एनी रिपोर्ट, ये स्टेटमेंट अगर किसी रिपोर्ट में है, किसी मेमोरेंडम में है और ये आपके प्रोस्पेक्टस के फेस पे लिखा है कि दिस स्टेटमेंट इज़ कंटेन इन द मेमोरेंडम और दिस स्टेटमेंट इज़ कंटेन इन द रिपोर्ट, ऐसा आपने प्रोस्पेक्टस के फेस पे लिखा है, या फिर इस स्टेटमेंट का रेफरेंस प्रोस्पेक्टस में है, या फिर ये अलॉन्ग विथ प्रोस्पेक्टस स्टेटमेंट इशू किया जा सकता है। ये प्रोस्पेक्टस जो है स्टेटमेंट के साथ इशू किया, या फिर स्टेटमेंट का रेफरेंस प्रोस्पेक्टस में बताया है, या फिर क्या है, इट इज़ कंटेन्ड इन रिपोर्ट एंड मेमोरेंडम, इट इज़ कंटेन्ड इन द रिपोर्ट और मेमोरेंडम, और फेस ऑफ द प्रोस्पेक्टस पे ये चीज़ रेफ़र करके रखिए कि मेमोरेंडम और रिपोर्ट में ये चीज़ लिखी हुई है। तो ये वाला भी सेक्शन जो 388 है वो सारी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हुई है या फिर टू बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, भले ही प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो या प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं हो, उन पे लगेगा। नाउ 389 रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। 389 किस चीज़ के लिए है? रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। बोलता है फिर से कोई भी पर्सन इशू, सर्कुलेट, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता प्रोस्पेक्टस फॉर दी ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटी सब्सक्रिप्शन जब तक कि सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन के लिए डिलीवर ना कर दो, और प्रोस्पेक्टस के फेस पे लिखा होना चाहिए कि कॉपी डिलीवर हो चुकी है। एक्सपर्ट का कंसेंट है तो एक्सपर्ट कंसेंट टू इशू द प्रोस्पेक्टस होना चाहिए, और वो डॉक्यूमेंट्स जो एज में भी प्रिस्क्राइब्ड है अटैच्ड होने चाहिए। इंपॉर्टेंट सेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। अगर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस नहीं हुआ तो फिर से कोई भी पर्सन इशू, सर्कुलेट, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है प्रोस्पेक्टस जब तक सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार को ना जाए। यहाँ पे फेस ऑफ द प्रोस्पेक्टस पे ये ना लिखा हो, क्या ना लिखा हो, प्रोस्पेक्टस के फेस पे ये ना लिखा हो कि कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस डिलीवर हो चुकी है एंड एक्सपर्ट का जो कंसेंट है वो मिल चुका है कि प्रोस्पेक्टस इशू किया जा सकता है, और इसे अटैच करना है आपको प्रोस्पेक्टस के साथ, और वो डॉक्यूमेंट्स जो नेसेसरी है। और वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आएगा? कॉपी ऑफ अंडर राइटिंग एग्रीमेंट हो सकता है, कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अपॉइंटमेंट मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर हो सकता है। अगर सपोज करो इन रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो मेमोरेंडम में तो ये फुल पर्टिकुलर्स लिखे होंगे। कॉपी ऑफ एनी अदर मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है other than the contract entered in ordinary course of business entered into within preceding 2 years। पिछले 2 साल में अगर कोई मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसकी कॉपी, अंडर राइटिंग एग्रीमेंट है उसकी कॉपी, पावर ऑफ अटर्नी, अगर प्रोस्पेक्टस किसी एजेंट ऑफ द डायरेक्टर ने साइन किया है, किसी डायरेक्टर के एजेंट ने प्रोस्पेक्टस साइन किया है तो पावर ऑफ अटर्नी, एक्सपर्ट का कंसेंट भी होना चाहिए प्रोस्पेक्टस के लिए। तो एक्सपर्ट का कंसेंट टू इशू द प्रोस्पेक्टस, कॉपी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर को अपॉइंट करने के लिए, अगर रिटर्न में नहीं है तो मेमोरेंडम में होगा। पिछले 2 सालों में कोई इंपॉर्टेंट मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसकी कॉपी, कॉपी ऑफ अंडर राइटिंग एग्रीमेंट एंड कॉपी ऑफ पावर ऑफ अटर्नी दैट इज साइंड बाय द एजेंट ऑफ द डायरेक्टर।
देन व्हाट इज़ द मैनर ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, तो जब प्रोस्पेक्टस आप साइन करने के लिए भेजेंगे तो उसे सर्टिफाई करके देना होगा एक चेयरमैन ऑफ द कंपनी एंड 2 डायरेक्टर जो होंगे कंपनी के, चेयरमैन ऑफ द कंपनी और 2 डायरेक्टर ऑफ द कंपनी उसे क्या करेंगे, साइन करेंगे। और फिर से ये सेक्शन भी वो सारी कंपनी को लगेगा जो इनकॉर्पोरेट हो चुकी हैं या इनकॉर्पोरेट होने वाली है आउटसाइड इंडिया, भले ही उनका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो या फिर उनका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है। नाउ कवरिंग section number 390, that is offer of IDR, that is Indian Depository Receipt. Offer of the IDR, that is what? Indian Depository Receipt, section number 390. IDR क्या होता है? Indian Depository Receipt। देखो, इंडिया की कंपनी जैसे क्या नहीं कर सकती, इंडियन कंपनी क्या नहीं कर सकती, बाहर डायरेक्टली क्या नहीं कर सकती, शेयर्स इशू नहीं कर सकती, तो यहाँ पे क्या इशू होते हैं, इंडियन डिपॉजिट, वहाँ पे इशू होते हैं आपके GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। वैसे ही बाहर की कंपनी इंडिया में आके एकदम से सिक्योरिटी क्या नहीं कर सकती, इशू नहीं कर सकती, तो वहाँ इशू होता है आपका क्या, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो ये जो इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, ये इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के रिस्पेक्ट में भी 390 में क्या दे के रखे हैं, कुछ प्रोविजंस दे के रखे हैं जो बोलते हैं कि अगर इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट ऑफर करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके रिस्पेक्ट में रूल बनाएगा। क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए प्रोस्पेक्टस में या ऑफर लेटर में, लेटर ऑफ ऑफर जो किसके रिस्पेक्ट में इशू कर रहे हो, इंडियन डिपॉजिटरी के रिस्पेक्ट में। मैनर इन विच इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट शैल बी डेल्ट विथ डिपॉजिटरी मोड, तो ये सारे मैनर, किस तरह से सेल होगा, ट्रांसमिट होगा, क्या डिस्क्लोजर होंगे, ये सारी चीज़ें 390 बताता है। तो बोलते कोई भी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है या इनकॉर्पोरेट होने वाली है, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है या फिर होने वाला है, इनको ये सारी चीज़ें कंप्लाई करनी होगी। इन्हें कंडीशन रूल नंबर 13 का कंप्लाई करना होगा। सेबी का जो कंडीशन सेबी देगी, सेबी की कंडीशन कंप्लाई करनी होगी, और RBI ने अगर कोई डायरेक्शन दिया है तो वो भी कंप्लाई करना होगा। तो रूल 13 सेबी का डायरेक्शन, RBI का डायरेक्शन कंप्लाई करना होगा। इनफैक्ट सेक्शन 34 से 36, 391 सेक्शन पे आते हैं, 391 सेक्शन बोलता है 34 से 36 के सारे सेक्शंस अप्लाई होंगे एक कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस के लिए। तो बोलते हैं कि कौन सा है ये 34 बोलता है, अगर कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी है फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस में आपने क्या किया, कोई मिस स्टेटमेंट किया है, उससे क्रिमिनल लाइबिलिटी आती है तो सेक्शन 34 लगेगा। सिविल लाइबिलिटी आती है मिस स्टेटमेंट के कारण तो 35 लगेगा। फ्रॉडलेंटली किसी पर्सन को इंड्यूस करो कि भैया इन्वेस्टमेंट करो तो सेक्शन 36 भी एप्लीकेबल होगा। देन 392 आता है कंट्रावेंशन। अगर इस पूरे चैप्टर का कहीं पे भी कोई सेक्शन में आपने कंट्रावेंशन किया है तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, फॉरेन कंपनी को इस कंट्रावेंशन के लिए जो पनिशमेंट होगी वो होगी, सबसे पहले कम से कम 1 लाख का फाइन लग सकता है जो मैक्सिमम 3 लाख पे जाएगा, और 50,000 कंटिन्यू करने पे लगेगा, 50,000 क्या लगेगा कंटिन्यूशन में, और हर एक ऑफिसर को मिनिमम 25,000 मैक्सिमम 5 लाख का क्या लगेगा फाइन। सो पनिशमेंट क्या है, अगर फॉरेन कंपनी है तो फॉरेन कंपनी को मिनिमम 1 लाख मैक्सिमम 3 लाख, कंटिन्यू करने के लिए 50,000, और ऑफिसर्स को मिनिमम 25,000 और मैक्सिमम कितनी होगी 5 लाख की पेनल्टी। इसके बाद 393 सेक्शन क्या है, अगर कंपनी फेल करती है किसी भी प्रोविजन को करने में, कंपनी का कंप्लायंस नहीं हो पाता है, तो कंपनी अगर कंप्लायंस नहीं कर पा रही है तो उसके रीज़न से जो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं उनकी वैलिडिटी अफेक्ट नहीं होगी। दिस इज़ ऑल अबाउट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया।